दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। इस वीडियो में बात करेंगे कि महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो सामान्य सा फ़ायदा है वो सभी लोग जानते हैं कि महिला के नाम जब जो रजिस्ट्री कराते हैं उसमें कम पैसा खर्च होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करेंगे कि महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहला, क्या महिला के नाम जो संपत्ति होती है वो पृथक संपत्ति मानी जाती है? इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है ये। पृथक संपत्ति का मतलब है कि परिवार से अलग, यानी कि संयुक्त संपत्ति में तो नहीं रखी जा सकती है, पहला। दूसरा, महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर लगभग कितनों पैसों की छूट मिलती है? तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या, जैसे मान लीजिए किसी पति ने अपनी पत्नी के नाम किसी संपत्ति की रजिस्ट्री करा दी और पत्नी एक्सपायर हो जाती है, तो क्या वह संपत्ति पति के नाम आएगी या नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग होते हैं, सबसे पहले वो संयुक्त रूप से रहते हैं, वो किसी न किसी परिवार से ही जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित की गई संपत्ति जो होती है वो होती है संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति जो होती है उसमें क्या सभी परिवार के घर के सदस्य जो होते हैं वो काम करते हैं, कमाते हैं और संपत्ति खरीदी जाती है, तो उसमें सभी का बराबर का अधिकार होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कमा भी नहीं रहा है तो साझे में, मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि साझे की संपत्ति, साझे में जो संपत्ति बनाई गई है वो संयुक्त संपत्ति कहलाती है और संयुक्त संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। ठीक है, जो भी परिवार में जितने भी भाई हैं उन सभी का अधिकार होता है, जो भी परिवार में जो सदस्य होते हैं उन सभी का अधिकार होता है। लेकिन एक संपत्ति होती है जिसे हम पृथक अथवा स्वयं अर्जित संपत्ति कह सकते हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति जिसे हम सह संपत्ति भी कह सकते हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति का क्या होता है? स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जिसे हम परिवार से अलग अपनी मेहनत, अपने योग्यता, अपनी कमाई से जो संपत्ति खड़ी करते हैं वह पृथक संपत्ति अथवा स्वयं अर्जित, जिसे हम सह संपत्ति कहते हैं, सह संपत्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है, जैसे मान लीजिए आपका परिवार जो है वो साझेदारी का परिवार है, आप संयुक्त रूप से रह रहे हैं, आपकी जॉब लगी है और आपने कोई मकान जो है वो खरीद लिया है। ठीक है, आप अपनी कमाई से खरीदा है। ठीक है, वो आपकी अभी पृथक संपत्ति है, भले ही आपके नाम है वो मकान। यदि वो मकान जो है वो आपने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, वह संपत्ति जो समान कोष में डाल दी गई है। ठीक है, यदि कोई स्वयं अर्जित संपत्ति जो आपकी सह संपत्ति है समान कोष में इस उद्देश्य से डाल दी गई है कि अपने हक का परित्याग कर दें, तो वह संयुक्त परिवार की संपत्ति हो जाती है जो परिवार के सभी सदस्यों में विभाज्य है। जैसे मान लीजिए आपकी साझेदारी का वही मामला है और आपने कोई घर खरीदा। ठीक है, घर अपने नाम खरीदा और आपने सभी परिवार लोगों को घर सौंप दिया। ठीक है, और उससे वो लोग जो भी फ़ायदा है, जो भी किराया आ रहा है वो भी अपना आपस में बांट रहे हैं, उसमें रह भी रहे हैं, और आपका उद्देश्य उस समय ये रहा हो कि भाई ये जो मकान जो है उसमें सभी लोग जो हैं बराबर हिस्सा लें या अपने हक का परित्याग कर दे। यहाँ पर लिखा है कि यदि मान लीजिए आपने वहाँ पर अपने हक का परित्याग कर दिया है तो वह संपत्ति जो है वो संयुक्त परिवार की संपत्ति हो जाती है। जब वह संपत्ति परिवार की हो जाएगी तब उसमें सभी लोगों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। लेकिन ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया था, अगर आपके नाम संपत्ति है तो ये सब कुछ हो सकता है, यानी कि तो संपत्ति समान कोष में डाली जा सकती है। लेकिन यदि मान लीजिए उस संपत्ति जो है वो अपने पत्नी के नाम करा दी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पत्नी के नाम घर ले लिया, तो वहाँ पर चाहे भले ही आपके परिवार के सदस्य उससे कोई फ़ायदा ले रहे हों, चाहे उसमें रह रहे हों, ठीक है, लेकिन वो संपत्ति कभी भी समान कोष की साझेदारी की संपत्ति कभी भी नहीं मानी जाएगी। ध्यान रहे, आपने अपनी पत्नी के नाम कोई भी संपत्ति खरीद ली है तो वह संपत्ति जो है उस साझेदारी की संपत्ति कभी भी नहीं मानी जाएगी और ना ही उसमें कोई भी परिवार का और भी व्यक्ति जो है कभी भी हिस्सा ले सकता है, क्योंकि स्त्री के नाम जो संपत्ति है वह कभी भी संपत्ति समान कोष में नहीं डाली जा सकती। जब समान कोष में नहीं डाली जाएगी तो कोई भी परिवार का सदस्य चाहे भले ही उसमें रहे लेकिन कभी भी उसमें हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए, ऐसे मामले जो है वो संयुक्त फैमिली में देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए संयुक्त रूप से कोई फैमिली है और उसके एक सदस्य ने
कोई घर खरीद लिया, तो वहाँ पर अन्य सदस्य जो होते हैं वो ये कहने लगेंगे कि जो साझेदारी से कमाई हो रही है आप उसमें से बचाकर अपने नाम संपत्ति खरीद ली है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर संयुक्त रूप के फ़ायदे से, देखिए संयुक्त रूप से सभी ने कमाई की और उस कमाई से अगर कोई भी संपत्ति खरीदी जाती है, चाहे भले भी किसी के नाम हो, तो वहाँ पर वह संपत्ति संयुक्त रूप से संपत्ति मानी जाती है, संयुक्त परिवार की संयुक्त संपत्ति मानी जाती है और सभी में उसका अधिकार होता है, चाहे भले ही एक व्यक्ति उसके नाम करा ले, लेकिन अन्य जो लोग हैं वो उस पर दावा कर सकते हैं, उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। इसलिए इन सभी से बचने के लिए अपनी वाइफ के नाम संपत्ति करा देते हैं, तो ऐसी परेशानी कोई भी वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर कितने पैसों की छूट मिलती है। देखिए आम आदमी यानी कि सामान्यतः लोग यही फ़ायदा एक समझते हैं, ठीक है, कि महिला के नाम रजिस्ट्री करवाएं तो पैसों की छूट मिल जाएगी। महिला के नाम रजिस्ट्री करवाने पर खास ज़्यादा नहीं, लगभग 2% की छूट मिल जाती है। देखिए ये 2% जो होता है वो भी बहुत अधिक हो जाता है। जब रजिस्ट्री का खर्चा 1 लाख आता है तो वहाँ पर 2% भी बहुत होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर 2%, कम से कम 2% की वहाँ पर छूट मिल जाती है आरक्षण के अनुसार, इसलिए वहाँ पर कम पैसे लगते हैं। इसलिए अधिकतर लोग जो होता है, जो भी महिलाएं हैं, उनके नाम रजिस्ट्री करवाना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या महिला के नाम जो संपत्ति पति ने कराई है, महिला के एक्सपायर होने पर वह संपत्ति पति के नाम आएगी या नहीं। तो देखिए जो पति ने अपनी कमाई से अपनी पत्नी के नाम जो भी संपत्ति कराई है, चाहे वो कृषि की ज़मीन हो, चाहे वो कोई प्लॉट हो, मकान हो, वो जो संपत्ति है उस पत्नी के एक्सपायर हो जाने पर जो भी उसके पुत्र और पुत्री होंगी उनके नाम वह संपत्ति आएगी, वह संपत्ति पति के नाम नहीं जाती है। और वही जो अगला जो नुकसान है वह यही है, जैसे मान लीजिए आप अगर अपनी पत्नी पे विश्वास करते हैं, कई मामलों में क्या देखा जाता है कि भाई पहले तो संपत्ति कराते हैं और बाद में डाइवोर्स पे नंबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने जो संपत्ति नाम करा दी है, आपकी पत्नी चाहे तो उसे बेच भी सकती है और उसका पूर्णतः उस संपत्ति पर अधिकार होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।